तो इसे चैप्टर की तरह हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में जो सबसे पहला स्टामक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। स्टामक डाल के इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में लिखिए पॉइंट नंबर 1। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। चलिए शुरू करूं। बेटा इंग्लिश लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड में। इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले कॉमन सेंस लिखेंगे जानकारी हालांकि लिखेंगे बेटा द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल कॉमा responsible for heredity are called chromosomes, which are made up of protein and another type of biomolecules called nucleic acid. फुल स्टॉप बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे देर आर मेनली these are mainly of two types, the deoxyribose nucleic acid, deoxyribo nucleic acid जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएनए, सुना होगा सबने। और दूसरा होता है बेटा रिबो न्यूक्लिक एसिड जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरएनओ, ये सुना होगा आपने। फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे और चेंज करके इसी पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे सिंस न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये पहले इंग्लिश लिखिए और मेरी बात को सुनिए, लिखते भी रहो, ये तो जानकारी ही है। हाँ इतना ज़रूर हम शायद कॉमन सेंस से पहले से जानते थे कि सर ये जो वंशवाद होता है ना, परिवार, भाई माँ बाप का क्रोमोसोम्स ही बच्चे में जाते हैं और बच्चा बनता है। तो जो क्रोमोसोम्स एक्चुअली जो हम ऑब्वियसली बात है हम भी एक ऑर्गेनिज्म है और बहुत बेसिक बात देखी जाए बायोलॉजी के टर्म से बात करूं तो बायो में सबसे छोटा सेल ही होता है, जिससे सेल से मिलके टिश्यूज से ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, मतलब जो साइंस चलती है। तो वो जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे वो बना होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। और अब क्रोमोसोम सर किससे बनता है भाई, अगर क्रोमोसोम भी एक माँ और बाप का क्रोमोसोम ही अगर बच्चे पे जाता है तो बनता भी माँ बाप के शरीर में ही होगा। तो शरीर में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है जिनसे बना होगा। तो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनसे क्रोमोसोम्स बने हैं, यानी कि वो सेल का न्यूक्लियस जिससे अल्टीमेटली बनने वाला है, तो वो होते हैं प्रोटीन्स और एक और बायोमोलिक्यूल जो नहीं पढ़ा। प्रोटीन तो हम जानते हैं, पॉली अल्फ़ा अमीनो एसिड का पॉलीमर बना दो तो प्रोटीन बन जाता है। एक और पॉलीमर होता है, वो पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है सर? न्यूक्लिक एसिड बेटा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। सर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं जानते हम, अभी जान लोगे। न्यूक्लियोटाइड फर्दर किसी चीज़ से बना होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज थी बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हेलो हेलो। यस सर। प्रोटीन में कैसी लिंकेज थी बेटा? पेप्टाइड लिंकेज, है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स मतलब उसको भी इसको भी तोड़ेंगे क्या सर फर्दर? हाँ बेटा तोड़ेंगे। तो अभी इतनी बात हमको समझ में आ गई कि न्यूक्लियोटाइड कुछ होता होगा, उससे जुड़ जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है अभी आ रहे हैं उसमें, तो ये हो गया। अच्छा, जो डीएनए सॉरी जो न्यूक्लिक एसिड आपको मोस्टली पढ़ने हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। उसमें डी और जो आर है ना बेटा, ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ही है। डीऑक्सी रिबो और रिबो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, ये शुगर होती है। आइए देखें क्या होती है, आगे आगे दिख जाएगा। इतना समझ में आता है सबको? आगे बढ़ सकता हूँ, जानकारी मिल गई? हेलो। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, 2 हमारी समझ है लेकिन आप ऑब्वियसली लिखेंगे। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे। पहले सुन लो मेरी बात। मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चों न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, यही स्पेलिंग लिखी है ना अपन ने। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? आप लोग साफ साफ लिखना। किस चीज़ का पॉलीमर होता है बेटा ये? न्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लिखें इतना।
और खूब सारे हैं न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड्स पर फिलहाल पॉलीमर ऑफ ही लिख दिया, मतलब बहुत सारे होंगे ही, पॉलीमर लिख ही दिया मैंने, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है इतना? हेलो, Yes, sir. लिख लिया? आगे बढ़ूँ? हाँ sir. चलो, अब ये न्यूक्लियोटाइड कौन खेत की मूली है सर? बेटा न्यूक्लियोटाइड को जब तोड़ने पे आ जाओगे तो शायद तुमको तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड शायद दिखने लगेंगे। अगर न्यूक्लियोटाइड को हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करें या तोड़ने की कोशिश करें, अब हाँ हाइड्रोलिसिस से तो नहीं टूटेगा, मतलब तोड़ें अगर, हाइड्रोलिसिस शब्द गलत बोल रहा हूँ मैं, तोड़ें अगर अपन, तो ये किस चीज़ से मिलके बनता है? आइए देखें। सबसे पहली चीज़ जो जिससे बना होता है, इसमें एक बेस होता है। बेस मतलब एक ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हो, जानते हो आप। बेस के अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें एक शुगर कंटेंट भी होता है। ये तोड़ते जाओगे, ऑब्वियसली इनमें बॉन्ड बना रहता है बेस और शुगर में, तभी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, पर वो बना कैसे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का जो ढांचा होता है उसमें एक मौजूद होता है बेस, एक मौजूद होता है शुगर। शुगर मतलब हम सब समझते हैं, शुगर मतलब एक कार्बोहाइड्रेट। हेलो हेलो। Yes, sir. और साथ में जुड़े रहते हैं बेटा एक फॉस्फेट की यूनिट से। किसकी यूनिट से? किसकी यूनिट से? Phosphate की unit. फॉस्फेट की यूनिट से। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना होता है, तो ऑब्वियसली उसमें बॉन्ड बना रहता है। कैसा वो देखेंगे आगे, पर किन तीन चीज़ों के बीच में बॉन्ड बना रहता है? लिखते जाइए इसको, बेस, शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। हेलो, Yes, sir. अच्छा। जो बेस है बेटा, बेस में भी मैं थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा दे दूं यहीं पे। जो ये बेस होती है ना बेटा, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ नाइट्रोजिनस। तो एक नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट का ग्रुप होता है। इसमें एक नॉमेनक्लेचर और चलता है बेटा बाज़ार में, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका बेस और शुगर का यूनिट है ना, इस यूनिट को भी हम एक नाम देते हैं। ये यूनिट कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। मैं बहुत भूलता था, तो मैंने ऐसे याद किया कि टाइड यानी कि लहर में मेन, और लहर के अंदर ही आ जाएगा साइड, है ना, मतलब बड़ा होता है टाइड, वरना मैं भूल जाता था कि न्यूक्लियोटाइड कौन साइड कौन। तो न्यूक्लियोटाइड हो गया एक्चुअल पॉलीमर, और न्यूक्लियोटाइड बना होता है साइड में बने हुए लोगों से, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर कोई आपसे ये बोले कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना होता है, तो गलत है। क्या sir? अगर कोई आपको कहे कि न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट, तो वो गलत कह रहा है। नहीं sir. ठीक है, ये बात समझ में आती, सबको बोलना पड़ेगा। हाँ sir. चलो हटा दूं, दिस इज पॉइंट क्रमांक 2। हटा दूं? Yes sir. चलो, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहले पॉइंट क्रमांक इंट्रोडक्शन में लिखेंगे 3। Three. पॉइंट क्रमांक 3 होगा बेटा शुगर। इंग्लिश लिखेंगे बेटा, इंग्लिश लिखेंगे इतनी इंग्लिश मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड। लिखिएगा न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ अ 5 कार्बन, अच्छा 1 2, हाँ ठीक है, 5 कार्बन एटम्स कंटेनिंग शुगर। लिखा है मैंने कि न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम कंटेन करता है उसका शुगर का यूनिट, कॉल्ड। अब बेटा तुम लोग मुझे बताओ, थोड़ा बहुत आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हो इसलिए बता भी सकते हो, कि अगर कोई शुगर 5 कार्बन बियर कर रहा है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो उसको क्या नाम दोगे? जनरल नाम सोच सकते हो। पेंटोस शुगर। Yes sir. मेंटोस एक तो टॉपिक है, वो मेंटोस आती रही,
तो याद, ये सब यहाँ याद रखने के, मैं क्या ऐसे याद रख ले पाते हैं, कुछ होता है अपना खुद भी बना सकते हो, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा ठीक लगता है, वरना भूल जाती चीज़ें, थोड़ा सा लिंक बना लो तो याद हो जाता है। जिसने लिख लिया वो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ दे शुगर में जो हमने लिखा है, ये इंट्रोडक्टरी इंग्लिश है शुगर में, बिना कोई 1 2 रोमन नंबर के। जी। Nucleic acid consists of 5 carbon atoms containing sugar कॉल्ड, called pentose sugar. ये नहीं लिखा क्या? अरे इसलिए तो पूछ रहा था मैं घसीटा लिखा हूँ ना। हाँ चलो फिर से पढ़ दो बेटा, जिसने लिख लिया वो। नहीं दीदी आवाज़ नहीं आ रही, कोई और। Nucleic acid consists of 5 carbon atoms containing sugar called pentose sugar. ठीक है बेटा, कॉल्ड पेंटोज शुगर। अब जो शुगर जिससे न्यूक्लिक एसिड बना होता है, ये 5 कार्बन एटम कंटेनिंग होती है, और ये हर प्रकार जो 5 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर होती है उसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। ये खुद ही लिख सकते हो इतनी इंग्लिश तो। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। रोमन नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, नाम लिखा भी हुआ है, बीटा डी रिबोज शुगर। शुगर बस खुद लिख देना, बीटा डी रिबोज शुगर। और बीटा डी रिबोज का ढांचा सुंदरता के साथ बनाएंगे। हम सबको दिख रहा है सर ये 5 कार्बन कैसे है, दिख ही रहा है बेटा, 1 2 3 4 और 5। शायद हमने ऐसे ही बनाना सीखा था, किसको, हेवर्थ प्रोजेक्शन किसका सीखा था ऐसे, फ्रुक्टोज का। तो फ्रुक्टोज में अगर हमें याद हो तो ऐसे ही हम बनाते थे 5, हाँ यहाँ तक, और फिर क्या कर देते बच्चों, याद दिलाओ। नंबरिंग करते थे। पहला भी यहाँ बनाते थे और ऊपर भी यहाँ बनाते थे, ऐसा था ना। फिर उसके ऑपोजिट में OH लगाते थे और OH लगाते जाते थे, याद है? हेलो नहीं सर, बीटा वाले में बेटा फिर वो चेंज करते थे, रुक जाओ समझ गया मैं, फिर वो चेंज करते थे बीटा बनाने के लिए बेटा। अल्फ़ा में तो वही करते थे, कोई बात नहीं, फिर से आ जाता हूँ मैं, इतना भूलते ही हैं सब। हालांकि मैंने कहा था रफ़ में बनाओ, तो रफ़ में बनाते तो नहीं गड़बड़ाते। ये देखो अपन उसमें क्या करते थे, पहला कार्बन ऊपर, फिर 2 3 4 5 और छठवां ऊपर, याद करो, अब याद आया। और इसके ऑपोजिट लगा देते थे OH, फिर OH को ऑपोजिट लगाते चलते थे, याद आया। और OH फिर ये OH फिर OH और फिर ऊपर तो वही होता था, प्रेस लगाते थे, याद आया? हेलो। हाँ सर। और दूसरे कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन पलटी कर देते थे तो बीटा बन जाता था। हेलो यस सर। चलो वापस लौट रहा हूँ, अब ये भी दोबारा बनाना नहीं है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, क्योंकि फ़र्क आपको याद तो वैसे ही होगा ना। तो बेटा जो पहला शुगर है जो हमको बीटा डी रिबोस है, वो बीटा ईटा तो हम बाद में करेंगे, अल्फ़ा बीटा हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि ये 5 मेंबर है तो हमने पहला ये बनाया, और मतलब ऊपर वाला गायब है। हेलो, तो ऊपर वाला अगर गायब है लेकिन फिर भी रहता, तो ऊपर वाले के ऑपोजिट OH आता, याद करो भाई, ऊपर वाला CH2OH होता तो उसके ऑपोजिट OH आता। हेलो अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे क्योंकि ये फ्रुक्टोज तो नहीं है ना बेटा, तो मैं याद दिला रहा हूँ कि जहाँ तक बनाते आता था वहाँ तक बना लिया अपन ने। अच्छा, इसमें किया क्या सर, इसमें एक कमी ये की कि ऊपर वाला CH2 हटा दिया, और बीटा है तो पलटी करते। अच्छा पहले ये सोचो कॉन्फ़िगरेशन पलटी कर दे, कॉन्फ़िगरेशन पलटी करोगे तो ऊपर का OH नीचे आ जाएगा, CH2OH यहाँ आ जाएगा। हाँ सर। तो ये CH2OH हटा के इधर डाल दिया अपन ने H, और फिर जैसे ऑपोजिट डालते थे वैसे ऑपोजिट दोनों OH डाल दो। और कोई तरीका नहीं बेटा, मतलब मैंने ऐसे याद किया था वैसे बता रहा हूँ, आप कैसे भी याद कर सकते हो। ये वो उसकी फ़ोटो है। हेलो हेलो, यस सर। दिस इज़ द फोटो ऑफ बीटा डी राइबोस शुगर, जो कि न्यूक्लिक एसिड का में जो 2 प्रकार की शुगर पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। पहला ये है, सबने फ़ोटो बना ली, रोमन नंबर 2 लिखें, हाँ कि ना, हाँ कोई रोक नहीं रहा, ठीक है। रोमन नंबर 2 लिखेंगे बेटा, पहले इंग्लिश है बीटा डी 2 डी ऑक्सी रिबोस। अब सुन लो पहले बेटा, ये जो रिबोस बनाया है ना,
ये क्या है, बीटा डी रिबोस है। अब बस ये बीटा डी रिबोस में और कुछ चेंज नहीं किया है, बीटा डी सेम है, रिबोस सेम है। केवल आपको जो सेकेंड कार्बन है उससे ऑक्सीजन हटा लेना है, इसलिए टू पे डी ऑक्सी कर दिया। ऑक्सीजन को हटाना है इस डी ऑक्सी, तो 2 पे ऑक्सीजन हटा लोगे तो ये H बन जाएगा, तो ये कार्बन कायरल नहीं बचेगा। हेलो Yes, sir. हेलो, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया जो बीटा डी रिबोस आप बनाते थे उस पर सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन हटा दो तो सेकेंड कार्बन पे डी ऑक्सी लग जाएगा। और शायद यहीं से बेटा न्यूक्लिक एसिड के जो 2 प्रकार हैं वो शुगर ही डिफाइन कर रहा है। डी स्टैंड्स फॉर बच्चों डी ऑक्सी रिबोस, और आर स्टैंड्स फॉर बच्चों रिबोस। हेलो, तो अब से नाम भी याद रह जाएगा सर। डीएनए का डी मतलब डी ऑक्सी रिबोस, आर एन ए मतलब न्यूक्लिक एसिड, और आर एन ए का आर मतलब रिबोस शुगर। हेलो, ये लिखो लिखो तो हाँ बोलो। न्यूक्लिक एसिड में कौन से प्रकार के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस यानी कि नाइट्रोजनस बेसेस होंगे? तो नाइट्रोजनस बेस हो गया हमारे इंट्रोडक्शन में चौथा पॉइंट, लिख लिया। हाँ, sir. चलो, इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखेंगे, इसमें भी अभी रोमन नंबर कुछ नहीं है। चौथे में लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। इंग्लिश खुद लिख लोगे इतनी। न्यूक्लिक एसिड, मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रकार की नाइट्रोजनस बेसेस। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ कितने प्रकार की? हाँ, न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रकार की नाइट्रोजनस बेसेस। शुरू करूं? जो 2 प्रकार की नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं बेटा, उसमें लिखेंगे पहला रोमन नंबर 1। जो पहले प्रकार की बेसिस कहलाते हैं बच्चों, उनका जनरलाइज नाम बता रहा हूँ आपको, वही है पहला प्रकार। उसका जनरलाइज नाम है बच्चों पायरीमीडीन। क्या नाम है? RMD. पायरीमिडीन बेसिस, PYRE, पायरी MIME डीन, पायरीमिडीन बेसिस, पायरीमिडीन बेसिस, पायरीमिडीन बेसिस। हेलो, यस सर। अच्छा। Yes, sir. अब पायरिमिडीन बेसिस में याद करो बेटा, एक बेस मैंने आपको बताया था अल्काइल और अराइल हैलाइड में। उस बेस का कोई मुझे नाम बताएगा? वो शायद पायरिमिडीन ही था। Pyridine. पायरिडीन था, ठीक है। तो पायरिडीन क्या आप लोगों को याद है? मैंने आपको बुक मार्क में बनवाया था। बेंजीन में हाँ, sir. सारे कार्बन हटा के, सॉरी, सारे कार्बन रहने दे के एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दो, याद है? पायरिडीन। हेलो, Yes, sir. बस उसका नाम था पायरिडीन, और इसका नाम है अभी भी उसी से ही एक्सट्रैक्टेड हैं, उसी की ही रिश्तेदार हैं। एक्चुअली पायरिमिडीन बेसिस वो बेसिस होती हैं जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही रिंग है। जैसे पायरिडीन में भी एक ही रिंग है, वैसे पायरिमिडीन बेसिस में भी एक ही रिंग होती है। सर फोटो भी बनवाओगे क्या? नहीं बेटा, बायो वालों बनाओ तो बनाओ, मुझे नहीं लगता वैसे आपको भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पर हाँ अगर आपके नीट ईट में आता हो तो, लेकिन मैं बनवाऊंगा नहीं। सामने एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है, दिख रहा है? हेलो, यस सर। लेकिन लिखेंगे पहले रोमन नंबर 1 में, पहले अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे दे आर, इंग्लिश लिखो, बोल रहा हूँ मैं मुंह से, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। नहीं समझ पा रहे? अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो इंग्लिश लिखेंगे पायरिमिडीन बेसिस में ये बनी रहती हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर से, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। हेलो, लिखा? Yes, sir. लिखा? नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, इसी में फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे दे इंक्लूड, दे इंक्लूड, दे इंक्लूड, और फिर लिखा ये लगा के पहला लिखेंगे स्मॉल ए।
पहला आपको जो नाम याद होना चाहिए वो है, नाम याद होना चाहिए सबको, नाम बहुत ज़रूरी। पहला नाम है बेटा साइटोसाइन, साइटो CYTO, साइटोसाइन। इसको आप ब्रैकेट में कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल C से होता है। साइटोसाइन। फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है। लगभग इसका स्ट्रक्चर डिराइव्ड है पायरिडीन से, लगभग, मतलब मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट, और लगभग केवल ये है कि सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। लिखा। दूसरे प्रकार का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर यानी कि पायरिमिडीन टाइप बेसिस जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, स्मॉल बी लिखेंगे बच्चों, स्मॉल बी लिखेंगे थायमीन, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल T थायमीन, और स्मॉल c लिखेंगे तीसरा और आखिरी प्रकार पायरिमिडीन बेसिस का, यूरासेल। ड्यूरासेल आता है वो नहीं, यूरासेल। कौन सा? हाँ, ड्यूरासेल नहीं, यूरासेल। साइटोसाइन, थायमीन और यूरासिल, इसको ऐसे 6-8 बार 10 बार 15 बार बोलना, रुझान आ जाएगा। ठीक है सर ये CTU भी लिखना है? हाँ बेटा, CTU लिखना भी है और CPU जैसे याद भी रखना है। क्या बोल रहे हो? हाँ, ये भी ठीक कह रहा है लड़का, अपना बनाया CUT कट। वैसे अपन CPU CTU करते थे, पर ठीक है, अच्छा तुम बताओ, CUT कट, बिल्कुल ठीक है। हाँ वेरी गुड बेटा, अच्छा मदद कर दिए तुम। CUT कट बच्चों, हिंट मिली अपने को रटने की, ठीक है। C फॉर साइटोसाइन, U फॉर यूरासेल, और ड्यूरासेल नहीं यूरासेल, और T फॉर थायमीन। हो गया, आगे बढ़ूँ? यस सर। चलो, तो ये जो बेसेस हैं ये पाए जाते हैं किस में? न्यूक्लिक एसिड में। क्या केवल यही बेस है? नहीं बेटा, एक टाइप और है, दूसरा प्रकार, रोमन नंबर 2। दिख भी रहा है शायद हमको, रोमन नंबर 2 वो बेसेस हैं जिनमें डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो इनको नॉमेनक्लेचर भी इनका दूसरा चलता है। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं प्यूरीन बेसिस। जैसे उन्हें कहते थे पायरिमिडीन, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और ये है प्यूरीन, तो लिख लो प्यूरीन बेसिस। और प्यूरीन बेसिस में पहले इंग्लिश लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा था, इसमें क्या लिखोगे बेटा? दे आर मेड अप ऑफ, डबल रिंग। लिख लो बेटा इंग्लिश, दे आर मेड अप ऑफ डबल रिंग स्ट्रक्चर्स। फुल स्टॉप का लिखेंगे, दे इंक्लूड, दो प्रकार के हैं ये, पहला स्मॉल ए एडिनाइन, और स्मॉल बी गुआनाइन। इसको गुआ कहना अच्छा लगता है। बाय वाले तुम लोग क्या कहते हो? गुई कहते हो? गुआनाइन, गुई कहते हो ना? हाँ ठीक, एडिनाइन और गुआनाइन। इसमें आप फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है। चलो आगे बढ़ जाएं। तो सर हटा दूं, हो गया सबका? कोई रोक रहा है? यस सर। अच्छा रोक रहा है, रुक गया बेटा। नहीं सर, हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, पॉइंट डलवाने की ज़रूरत नहीं है, एक नोट डाल दो बेटा, एक नोट डाल दो बेटा। सर न्यूक्लियोटाइड बना होता है बेस से, जान गए हम, शुगर से कौन कौन से हो सकता है जान गए हम। अब फॉस्फेट तो बेटा बहुत प्रकार के होते हैं, नहीं फॉस्फेट तो एक ही प्रकार का होता है। व्हाट इज़ फॉस्फेट ग्रुप बेटा? सर अगर फॉस्फेट कह रहे हो तो PO4 3-। हेलो हेलो, तो लिख दो, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट आयन, जानते ही हैं, कोई बहुत नई बात नहीं है। P ब्लॉक पढ़े बच्चों, ज़रा हम ही बतावा फॉस्फेट का ढांचा क्या होगा? फॉस्फेट के रिस्पेक्ट में P का ढांचा क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? अरे तो बता ना, मैं तो, हाँ क्यों नहीं होगा, क्या होगा? हाँ शुक्र है, हाँ शुक्र है, कहो सर आप स्क्वायर जैसे बनाए थे, हम बोल दिए, हम भूल गए रहे, चलो ठीक है।
शेप क्या होगा? ठीक है, नोट डाल दो बच्चों ये सब। चलिए हो गया, आगे बढ़ूँ। इंट्रोडक्शन में कितने पॉइंट लिख चुके हैं बच्चों? अरे बोल भी दो। 4। चलो बेटा, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं पॉइंट क्रमांक 5। 5वां पॉइंट लिखेंगे। आइए अब देखें ये आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। तो ढांचा किसका हो जाएगा? अरे इनके जुड़ के बनेगा क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो पॉइंट क्रमांक 5 डालेंगे, ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वाह वाह वाह, सुंदरता के साथ एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा पॉइंट क्रमांक बड़ा 5, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। मास्टर ये आपस में जुड़ा बॉन्ड कैसे बना है बताओ तो। बता रहा हूँ बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले लिखेंगे रोमन नंबर 1, और रोमन नंबर 1 में लिखेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अच्छा मुझे याद करके बताइए, न्यूक्लियोसाइड किन दो लोगों का मिश्रण कहलाता था? शुगर और नाइट्रोजनस बेस का। अरे सर इसने तो केवल एक ही शुगर बनाया, तुमको क्या दिक्कत है यार? दूसरे कार्बन ऑक्सीजन हट जाएगा तो डीऑक्सीरिबोस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा ना। हाँ ठीक है, तो तुम केवल शुगर बना दो, ये शुगर ड्रॉ कर लो, और ऊपर जो बेटा OH रहता है ना, हेलो हेलो, ऊपर जो OH रहता है वो हट के बेस के साथ बॉन्ड बन जाता है। तो बड़ा सुंदरता से फोटो बनी हुई है, बना लीजिए रोमन नंबर 1 में सुंदरता सा नाम। ये 1 2 3 4 मत लिखना, 1 2 3 4 5 ही लिख देना, डैश से मतलब नहीं अपने को, 1 2 3 4 5 ही लिख देना। हाँ ये आप ज़रूर कर सकते हो कि यहाँ पे OH की जगह बच्चों क्या हो सकता था? H भी हो सकता था, तो स्लैश करके लगा दो, यही हो सकता था ना बस। हेलो ठीक है, बनाओ तो हाँ बोलो। लिख लीजिए फिर आऊँ कि न्यूक्लियोटाइड की ये यूनिट हो गई, बेस में नाइट्रोजन अपना H देगा, ये कार्बन अपना OH देगा शुगर का, नाइट्रोजन साथ अटैचमेंट हो जाएगा, ये बेस हो गया। ये डबल रिंग हो सकता था, सिंगल रिंग हो सकता है। तो बेस शुगर और 5वें कार्बन का OH, फॉस्फोरिक एसिड का H मिलके डिहाइड्रेट करके फॉस्फेट ग्रुप साथ जुड़ जाएगा। ये 3 चीज़ मिला के बन गया न्यूक्लियोटाइड। ऐसा न्यूक्लियोटाइड अपने ही जैसे न्यूक्लियोटाइड साथ जुड़ता रहेगा, डिहाइड्रेट हो के बॉन्ड बनता जाएगा, और पॉलीमेरिक चेन के रूप में जब एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल बी टर्म्ड एज न्यूक्लिक एसिड। लिखें तो हाँ बोलें। पॉइंट क्रमांक 5 में ही जो ढांचा आपने बनाया है वो थोड़ा सा ढांचा देख भी लीजिए। ये ऐसा कुछ बात हो रही है कि मैं पहले देख लो, बनाओ मत, देख लो। अब तुमको ये हमको पता है सर न्यूक्लियोटाइड, ये एक पहला न्यूक्लियोटाइड है, दिख रहा है सबको? ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये बनाना नहीं है बेटा, ये बनाना नहीं, बस देख लो, है ना। ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जुड़ कैसे रहा है आइए देखें जुड़ कैसे रहा है। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, आपको सब दिखेगा फिर। ये देखो अब दिख रहा होगा। ये पहला यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये देखो जुड़ा कैसे है सर, ये फॉस्फोट यहीं का यहीं है, ये शुगर से जुड़ा हुआ था सर। ये जो शुगर का ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन मतलब बच्चों तीसरा कार्बन दिख रहा है, तीसरे कार्बन का गया OH। हेलो तीसरे कार्बन का गया OH, हेलो। और किसी दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के H3PO4 के OH का गया H, तो देखो O से लिंकेज बन गया। हेलो हेलो। और ये वही फॉस्फेट ग्रुप था जिसने किसी और ग्लूकोज के 5वें कार्बन से लिंकेज बनाई। हेलो बोलना पड़ेगा बच्चों। हेलो नहीं आवाज आ रही मुझे। यस सर। एक बार फिर से देख लो, हालांकि फोटो बस गौर से देखोगे हो जाएगा। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से और सो ऑन जुड़ता है तीसरे कार्बन की और 5वें कार्बन की असेंबली के साथ।
ये मानते हो? 5वें कार्बन की और तीसरे कार्बन Yes, की sir. असेंबली के साथ। हेलो, Yes, sir. सबको हजम हो रही है बात? हेलो, फोटो नहीं बनानी, बस समझना सुनना है। हेलो, Yes. तो मास्टर जी लिखवाओगे नहीं क्या? बेटा बहुत एक शानदार तरीके से लिखवा दे रहा हूँ, ये फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं, इतना हमको डॉक्टर नहीं बन जाना है। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको जानकारी दिखवा रहा हूँ। तो इसी में बेटा पॉइंट क्रमांक 5 में ही बस नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, नीचे इंग्लिश सुंदरता के साथ लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर। न्यूक्लियोटाइड्स की आपस में लिंक कैसे होगी? बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। वो लिंकेज क्या कहलाती है? जैसे वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, वो पेप्टाइड लिंकेज थी, वैसे ये कहलाती है फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्टर बन रहा है एक्चुअली, तो फॉस्फो दोनों तरफ डाइएस्टर, इसलिए दोनों तरफ एस्टर तो डाइएस्टर, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेजेस किसके बीच में? 5वें और तीसरे कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। हेलो, Yes. Yes, sir. और डाई न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल आपको नीचे दिया भी हो, आप फोटो बनाने की जरूरत नहीं, हम समझ गए सर, हमको बस यही याद हो तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक, लिखो तो हाँ बोलो। नहीं समझ में आता है ना? आ गया. वेरी गुड, तुम लोग तो होशियार हो। आगे बढ़ते हैं भैया, हो गया, sir. चलो हो गया सर. आगे बढ़ते हैं भैया। न्यूक्लिक एसिड में पॉइंट क्रमांक इंट्रोडक्शन में कितना डालेंगे? 6। 7. 6 के साथ, 6. हाँ 6। चलो 6वां पॉइंट डालेंगे। अब सर हम ये जान गए कि न्यूक्लिक एसिड सर एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं व्यक्तियों के शरीर में, क्रोमोसोम्स का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बनाता है, वो किससे बना रहता है? वो हेरिडिटी ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी है, और वो बना किससे होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन तो हम जानते हैं, अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड ह्यूमन शरीर में पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला नाम क्या पढ़े आप? डीएनए, और दूसरा नाम क्या पढ़े आप? आरएनए। हेलो, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो पॉइंट क्रमांक 6 डालेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिवाइड योर कॉपी इनटू 2 हाफ। लेफ्ट साइड में लिखिए डीएनए, राइट साइड में लिखिए आरएनए। लिखिए तो हाँ बोलिए। डीएनए का फुल फॉर्म भी लिखिए, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। रिबोस शुगर होता है पर रिबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, और दूसरा क्या होता है? रिबोस शुगर होता है, लेकिन रिबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। आता है बात समझ में बच्चों? हाँ सर. हाँ, छापो जल्दी जल्दी छापो। आसान सा चैप्टर है, जानकारी में भरा, लेकिन ये जानकारी याद भी हो जाती है, कोई बहुत वो नहीं है, 2-3 बार रीड करोगे रट जाएगी। चलो डिवाइडेड कॉपी इनटू 2 हाफ शुरू करूं? बोलते नहीं हो यार। हाँ सर. हाँ Yes, चलो sir. Yes, sir. चलो पहले लिखेंगे बेटा डीएनए में पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1। पहले के लिखेंगे डीएनए में पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1। डीएनए में लिखेंगे बेटा पहला पॉइंट रोमन नंबर 1 लिखेंगे, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज 2-डीऑक्सी डी माइनस रिबोस। ये जानकारी एक्स्ट्रा दे रहा है। बीटा डीऑक्सी रिबोस तो हम जानते थे, कन्फिग्रेशन इसका डी होता है, और ऑप्टिकल रोटेशन इसका लेबोरेटरी. लीवो रोटेटरी होता है। ये माइनस से पता चल गया, तो एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई आपको, खैर अच्छी बात है। और रिबो आरएनए में लिखेंगे, रिबो न्यूक्लिक एसिड में लिखेंगे, इसमें शुगर कौन सी होती है? रिबोस शुगर। डीएनए में होती है डीऑक्सी रिबोस, इसमें होती है रिबोस। आसान सी बात है, ठीक है। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे बेटा डीएनए में, डीएनए कंटेन्स साइटोसाइन एंड
thiamine as pyrimidine bases and guanine and adenine as purine bases. अब आपको बेटा पायरिमिडीन का कट और प्यूरीन का दो ही प्रकार के थे, एक था गुआनाइन और एक था एडीनाइन, यानी कि एडी. हेलो, सॉरी एडी क्यों, गुआनाइन तो एजी हुआ, एजी. तो कट और एजी तो आपको याद ही है. हेलो, Yes, sir. कट और एजी तो आपको याद ही है. और शायद आप सब ने किसी ने भी वो ईसीजी तो कराया ही होगा, कभी ना कभी सुना होगा किसी का कराते हुए. हाँ सर. सुना तो है. सुना है ना? सुना है सर, पर कराया नहीं. हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी नहीं कराया, सुना है मैंने, लेकिन उससे काम बन जाएगा. तो बेटा ए सी जी, टी ए सी जी, जब ये सब लिख दो पॉइंट क्रमांक 2 में, तो पॉइंट क्रमांक 2 में ब्रैकेट में लिख देना टी ए सी जी. क्या लिख देना? TACG. ये मैंने याद किया था ऐसे. क्या है, ईसीजी तो आदमी कराता ही है, तो ईसीजी से आ गया था एसीजी, और एक पढ़ा था मैंने टीएसीजी, एक पढ़ा था मैंने यूएसीजी. ऐसे मुझे याद हो गया था कि कौन से बेसिस किस में है. आप अपना याददाश्त कुछ और भी बना सकते हैं, मैं तो केवल हिंट दे रहा हूँ आपको. भाई पायरिमिडीन बेसिस हमको कट के नाम से याद है, और प्यूरीन बेसिस हमको एजी के नाम से याद है. हेलो, Yes, sir. Yes. और ईसीजी तो आदमी कराता ही है, तो ईसीजी से हो गया एसीजी, एक है टीएसीजी, एक है यूएसीजी. पॉइंट क्रमांक 2 आप यहाँ भी लिख सकते हैं आरएनए में कि आरएनए कंटेन साइटोसाइन एंड यूरासिल एज पायरिमिडीन बेसिस एंड गुआनाइन एंड एडेनाइन एज प्यूरीन बेसिस. तो एसीजी आप गौर करोगे दोनों में कॉमन है. नहीं कर पा रहे गौर? तो एसीजी से मेरे को याद आ जाता था ईसीजी, तो हम लोग, मैं करता था टीएसीजी और यूएसीजी. आप जैसे भी चाहो याद कर सकते हो, मैं एक बस तरीका बता रहा हूँ. बेसिस 4 प्रकार के जो हैं डीएनए में और आरएनए, आपको याद होना चाहिए. चलो आगे बढ़ जाऊँ, हटा दूँ? Yes, sir. चलो नेक्स्ट बेटा, आगे बढ़ते हैं. पॉइंट क्रमांक 3 लिखते हैं बेटा डीएनए में. एक सेकंड रुकिएगा. Yes. Yes, sir. पॉइंट क्रमांक 3 लिखते हैं बच्चों. तीसरा पॉइंट लिखेंगे डीएनए में. डीएनए हैज़ अ डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. और आरएनए में लिखेंगे आरएनए हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. पहले इंग्लिश लिखो, इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो. Yes, sir. चलो लिखा. अब सबने लिखा, आगे बढ़ जाऊँ. Yes, sir. अब ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा, जैसे ये एक स्ट्रैंड हो गया, तो आरएनए का एक्चुअली ऐसा अल्फा हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड होता है. हेलो, Yes, sir. उल्टा. तो डीएनए का कैसा हो गया? डबल, और आरएनए का कैसा हो गया? सिंगल. हेलो, हेलो, Yes, sir. ठीक है. आगे बढ़ जाऊँ? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. ये सब याददाश्त जानकारियों की बात है. नेक्स्ट, चौथा पॉइंट बेटा, डीएनए में लिखेंगे डीएनए चीफली अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ये न्यूक्लियस एक्चुअली डीएनए ही बनाता है. और आरएनए में लिखेंगे ये अकर करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म मतलब लगभग सर्कमफरेंस वाली बात हो गई. हेलो, साइटोप्लाज्म सर्कमफरेंस में होता है ना, कोने का मसाला. No, sir. पूरी सेल. अच्छा, सेल का मतलब पूरा मसाला. ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गई, तो पूरा मसाला. अच्छा, तुम लोग बताए तो थे एक दिन, पूरा मसाला साइटोप्लाज्म है क्या? दोनों को मिला. सब दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म बनाते हैं. अच्छा,
खिचड़ी टर्म सर। हाँ, तो मतलब दोनों को मिला दो तो प्रोटोप्लाज्म, बाहर बाहर का मसाला साइटोप्लाज्म, ऐसा। यस सर। ओ, जी सर। ओके, चलो हम लोग को बायो की भी जानकारी मिलती जा रही बेटा, अच्छी बात है। तो समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ जाऊँ? सर 1 मिनट। रुक गया बेटा। सर 4 तक ही लिखना है ना? हाँ बेटा, अभी 4 तक लिखना है। लिख लिया 4 तक? हाँ सर, चलो, हाँ सर। पॉइंट क्रमांक 5 लिखेंगे। क्यों बेटा? न्यूक्लियस हमको पता है, ये न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, तो एक्चुअली ये सिमेट्री यहाँ से याद हो जाएगी कि डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। द मॉलिकुलर वेट में वेरी फ्रॉम 6 मिलियन से 16 मिलियन। आरएनए लगभग हल्के छोटे होते हैं, और इनका जो वजन होता है वो 20,000 से 40,000 होता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 6 मिलियन मतलब 60 लाख, और 16 मिलियन मतलब 1 करोड़ 60 लाख, ऐसा ही है ना? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ एक आप 20-40,000 का है, वो कहाँ 60 लाख से 1.5 करोड़ के बीच की बात है। तो भारी होता है कौन? डीएनए। पॉइंट क्रमांक 6 लिखेंगे बच्चों। डीएनए हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। जो एक्चुअली हेरिडिटी में ट्रांसफ़र होता है वो डीएनए ही होता है। और आरएनए भले न्यूक्लिक एसिड बनाता है, पर आरएनए खुद को रेप्लिकेट नहीं करता। आरएनए वंश में नहीं जाता, डीएनए आगे बच्चे पोतों में जाता है। वही लिखा भी है 7वें बात में, डीएनए कंट्रोल द हेरिडिटी इफेक्ट्स और आरएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वो जो, हाँ, वो जो आपके न्यूक्लिक एसिड में भी आपका जो न्यूक्लिक एसिड के लिए भी जो प्रोटीन्स की आवश्यकता है उसका सिंथेसिस में मददगार होता है आरएनए। ठीक है भैया। बढ़िया, आगे बढ़े। हटा दूं? 1 मिनट। ठीक है भैया, रुक गया। यस सर। चलो हटा दूं? यस। चलो, अब बात आती है बेटा कि सर ये जो डीएनए आरएनए के जो स्ट्रक्चर होते हैं सर, ये तो हम समझ सकते हैं। मान लो एक पॉलीमेरिक चेन है, उसमें आपस में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसके कारण वो हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। हेलो, लेकिन ये जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये क्यों है सर? बेटा डबल स्ट्रैंड्स एक्चुअली इसलिए होते हैं क्योंकि एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड का बेस आपस में अटैच रहता है, और उसकी ना सीक्वेंसिंग होती है। और इसकी सीक्वेंसिंग मैंने याद की थी एट छत्तीसगढ़। कहाँ से याद की थी? कहाँ जाके याद की थी मैंने? हाँ, तो एट छत्तीसगढ़ मतलब कि किसी एक स्ट्रैंड का ए दूसरे स्ट्रैंड के किसके साथ रिश्तेदारी रखेगा? टी के साथ। और सी किसके साथ रखेगा? जी के साथ। समझ में आई एट छत्तीसगढ़ की बात? यस सर। अरे बोलो। यस यस सर। वेरी गुड। तो आइए इस चीज़ को समझने के लिए एक तो सवाल लिख लें। ये सवाल बड़ा फेमस होता है ऐसे बोर्ड वोर्डों में। तो लिखो, वन स्ट्रैंड ऑफ, क्वेश्चन के रूप में लिखो, क्वेश्चन लिखो कि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ द सीक्वेंस फला। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? ये आपको बात समझ में भी आ जाएगी। और इसमें आप सबसे पहले ये लिख लेंगे खुद को याददाश्त रखने के लिए, एट कहाँ पे? छत्तीसगढ़। एट सी जी, एट छत्तीसगढ़। तो सर 1 मिनट रुकिए। हाँ, रुक गया बेटा।
सवाल लिख लो, मैं कुछ बता नहीं रहा, बस आप सामने ही है। तो वही है सीक्वेंस जो है ऑफ बेस इन फर्स्ट हैंड, अगर दिया हुआ है सवाल में ए टी जी सी टी सी ए, तो ए का टी का ए, जी का सी का जी, टी का ए सी का जी, ए का टी। दिख रहा है? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। और यही सीक्वेंसिंग एक्चुअली चेक की जाती है। अगर कोई मुकर जाता है कि मेरा लड़का नहीं है तो ये सीक्वेंसिंग चेक की जाती है लैब में, बाप और लड़के के बीच में। जैसे एक तो हिमाचल के गवर्नर थे, हिमाचल का ही था ना, एनडी तिवारी। ये तो आदित्य बता पाएगा। हाँ? क्यों आदित्य? एनडी तिवारी चला गया भाई। अच्छा चला गया है, गवर्नर था एनडी तिवारी वहाँ का, कहीं का था नॉर्थ में ऊपर। तो जब 80-85 साल के थे तो उनका एक तो बेटा आया, उसने मीडिया में कहा, और फिर डीएनए टेस्ट हुआ तो वाकई उनका बेटा था वो। चलिए 8:36 आगे बढ़ जाओ। Yeah, sure, please. हटा दूँ?